स्टूडेंट्स, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से यानी पेरेंट्स से उनकी संतानों में संचारित होते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 3 जेनेटिक्स पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इस लेसन में हम जेनेटिक्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, मेंडलिज्म, मेंडल की सक्सेस के रीजन, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था, मेंडल ने पी प्लांट में किन किन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया, मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी कब हुई थी, इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हैं, मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम 3 लॉ और पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और फिर हम देखेंगे कि मेंडल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट जेनेटिक्स। The branch of biology which deals with the study of heredity and variation is called genetics. The term genetics was first coined by Bateson 1905. This term is derived from the Greek language word gene. अब देखिए स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स की हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स वर्ड का सबसे पहले प्रयोग बैटसन ने 1905 में किया था। जेनेटिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड जीन से बना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय गैमेट्स। These characters are known as hereditary characters. लिविंग थिंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमेट्स बनते हैं। उन गैमेट्स के द्वारा उनके जो कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। इन कैरेक्टर्स को ही हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस जिसमें सेम स्पीसीज में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्स्ट डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनती है और जाइगोट से नए जीव की उत्पत्ति होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। फिर हम बात करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की। वे सभी कैरेक्टर्स जो किसी भी लिविंग थिंग्स को उसके पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। The transmission of hereditary characters from parental generation to offspring is called as heredity. इन hereditary characters का parental generation से offspring generation में transmission ही heredity कहलाता है। The term heredity was coined by Spencer 1863. heredity word का सबसे पहले यूज स्पेंसर ने 1863 में किया था। During sexual reproduction, variations occur among individuals of the same species due to crossing over during meiosis. Sexual reproduction में क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है जिसके कारण एक ही स्पीसीज के जीवों के बीच वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर एक फैक्ट याद रखेंगे, जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले बैटसन ने, हेरिडिटी वर्ड स्पेंसर ने और जीन वर्ड जोहानसन ने सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मेंडलिज्म। ग्रेगोर जॉन मेंडल 1822 to 1884 is called father of genetics because Mendel proposed the laws of inheritance in plants for the first time. Mendel was born on 22 July 1822 in Silesian village of Hengendorf, state of Austria. In 1842, after receiving a degree in philosophy, he became a priest in the church of Brunn, town of Austria in 1843.
अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेगोर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। मेंडल ने ही सबसे पहले प्लांट्स में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिल्सियन गांव में हुआ। 1842 में यानी 1842 में फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में ये पादरी बने। मेंडल परफॉर्म्ड hybridization experiments on garden pea Pisum sativum for 7 years 1856 to 1863। चर्च के गार्डन में मेंडल ने उद्यान मटर यानी गार्डन पी पाइसम सटाइवम पर 7 इयर्स तक हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए। जो 7 ईयर की टाइमिंग है वो 1856 to 1863 है। In 1865, the finding of these experiments were presented in the form of research paper to the Brune Society of Natural History। मेंडल ने जो 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स का निष्कर्ष उन्होंने 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यानी 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपना एक रिसर्च पेपर इन्होंने रखा। इन 1866 these experiments were published in the society's annual proceedings initialed experiments on plants hybridization। On the basis of results of these experiments on garden pea, Mendel proposed the laws of inheritance which are also known as Mendelism। Mendel died on January 6, 1884। 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एनुअल में मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टाइटल के साथ पब्लिश किया गया। 6 जनवरी 1884 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, मींस मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल ने एक समय में एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी की, यानी उसे लेंथ के फैक्टर को चेक करना है तो फिर उसने सिर्फ लेंथ के फैक्टर को ही चेक किया। अगर उसे फ्लावर के कलर को चेक करना है तो सिर्फ फ्लावर के कलर को ही चेक किया। मेंडल मेंशन्ड द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज्ड देम केयरफुली। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के सभी डाटा का सावधानी पूर्वक स्टैटिकल एनालिसिस किया, या हम कह सकते हैं उन्होंने जो भी डाटा कलेक्ट किया उसका रिकॉर्ड एकदम अच्छे से रखा। Mendel selected the plant material for his experiments carefully। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट का सिलेक्शन बड़ी सावधानी पूर्वक किया। अब देखिए मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया और पी जो है वो एक एनुअल प्लांट है। इसकी लाइफ साइकिल कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण कम समय में ही अधिक जनरेशन की स्टडी या एनालिसिस किया जा सकता है। पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि अगर टॉल प्लांट है तो ड्वार्फ भी होगा, पर्पल या रेड फ्लावर है तो वाइट फ्लावर भी होगा। और एक सबसे बड़ी बात, हम लक भी कह सकते हैं उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, क्योंकि पी प्लांट में जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो एक ही जीन पर स्थित नहीं होते हैं, वो अलग अलग जीन पर लोकेट होते हैं। और पी प्लांट में नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। इस कारण मेंडल को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कैरेक्टर्स की प्योरिटी मिली। मेंडल ने अपने से पहले साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी भी की। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेंडल ने एक साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाया जिसके कारण उनको सफलता मिली। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, मीन्स मटर के पादप का चयन। मेंडल selected garden pea plant for his experiments because
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन किया क्योंकि पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशंस इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है जिसके कारण शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर काफी सारी जनरेशंस की स्टडी पॉसिबल है। इट वाज इजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजाइगस प्लांट्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पी प्लांट में फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा होमोजाइगस प्लांट इजीली प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय इमैस्कुलेशन टेक्निक। इमैस्कुलेशन टेक्निक के द्वारा आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से करवाया जा सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये इमैस्कुलेशन टेक्निक क्या है? इमैस्कुलेशन टेक्निक में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें बड स्टेज में ही फ्लावर से एंथर्स यानी मेल पार्ट को काटकर अलग कर दिया जाता है। यह प्रोसेस ही इमैस्कुलेशन कहलाती है। इमैस्कुलेशन के बाद हम हमारी डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को उस फ्लावर पर छिड़क देते हैं। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हमारे द्वारा छिड़के जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं। मेंडल selected 7 contrasting characters for his experiments which are as follows। अब देखिए मेंडल ने जिन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया था उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और रेसेसिव भी पाए जाते हैं, यानी उनके एलील वहां पर मौजूद होते हैं। अब वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? फर्स्ट है शेप ऑफ सीड। अब देखिए जो सीड की शेप है वो राउंड भी है और रिंकल्ड भी है। राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रेसेसिव है। नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड, यानी सीड का कलर किस प्रकार का है? तो डोमिनेंट कलर है येलो और रेसेसिव कैरेक्टर है ग्रीन। थर्ड कैरेक्टर है कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कलर में जो वायलेट कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो व्हाइट कलर है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। शेप ऑफ मैच्योर पोड, यानी जो मटर की फली है उसकी शेप कैसी होती है? डोमिनेंट कैरेक्टर है इन्फ्लेटेड और रेसेसिव कैरेक्टर है कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट कैरेक्टर है कलर ऑफ इमैच्योर पोड। डोमिनेंट कैरेक्टर है ग्रीन और रेसेसिव कैरेक्टर है येलो। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी प्लांट में जो फ्लावर की पोजीशन होती है वो किस तरीके से होती है? तो डोमिनेंट कैरेक्टर है एक्सियल और रेसेसिव है टर्मिनल। एक्सियल का मतलब होगा ब्रांच के मिड पार्ट में फ्लावर होगा और टर्मिनल का मतलब होगा ब्रांच के एंडिंग पार्ट पर फ्लावर होगा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट की हाइट में जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ है वो रेसेसिव है। अब आप इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब देखिए इसमें आप फ्लावर के कलर को देख पा रहे हैं जो कि पर्पल है और व्हाइट है। पर्पल डोमिनेंट है और व्हाइट रेसेसिव है। सीड का कलर आप येलो और ग्रीन देख पा रहे हैं। येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है। फिर आप सीड की शेप को देख रहे हैं, राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रेसेसिव है। नेक्स्ट हम पोड के कलर को देखते हैं। पोड का कलर जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है और जो येलो है वो रेसेसिव है। नेक्स्ट हम मैच्योर पोड की शेप को देखते हैं। मैच्योर पोड में स्मूथ यानी इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वहीं बम्पी और कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम फ्लावर के पोजीशन को देख रहे हैं। एक्सियल कंडीशन यानी मिड स्टेम ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, वहीं टर्मिनल
और एंड ऑफ स्टेम रेसेसिव कैरेक्टर है। प्लांट की हाइट में टॉल प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ प्लांट या शॉर्ट प्लांट रेसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। The laws of inheritance given by Mendel were neglected for about 35 years. The Hugo de Vries of Holland, Karl Correns of Germany, and Erich von Schermach of Austria rediscovered Mendel's law in 1900 while working separately. अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की आवश्यकता ही क्यों हुई। अभी हमने पढ़ा कि 1865 में मेंडल ने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया, यानी उस शोध पत्र को पढ़ा। अब देखिए, जब उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पढ़ा तो वहां पर बैठे सभी लोगों को वो रिसर्च पेपर समझ में ही नहीं आया। उन्होंने मेंडल के ऑनर में क्लैपिंग तो जरूर की थी, लेकिन उस समय मेंडल के रिसर्च पेपर को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसके बाद में मेंडल ने अपने खर्चे पर उस रिसर्च पेपर की कई कॉपियां बनवाई और उस समय के नामी साइंटिस्ट्स के पास और इंस्टीट्यूट्स में अपने रिसर्च पेपर की कॉपी भेजी। कहा जाता है उन्होंने अपने रिसर्च पेपर की एक कॉपी डार्विन को भी भेजी थी। इसी के साथ साथ जिस एनुअल में उनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था उसकी पहुंच भी सीमित थी और उस समय दुनिया के सभी वैज्ञानिकों का ध्यान चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन पर था। इस कारण मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाया। फिर 6 जनवरी 1884 को एक अनाम वैज्ञानिक के रूप में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। 1865 में उनके एक्सपेरिमेंट के बाद करीब 35 सालों तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1900 में यानी 1900 में 3 अलग अलग देशों के साइंटिस्ट, जिसमें हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क, अपने अलग अलग प्रयोगों में एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे। फिर उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स की हिस्ट्री को चेक करने की इच्छा जताई। जब उन्होंने उस हिस्ट्री को पढ़ा तब उन्हें पता लगा कि जो काम उन्होंने 1900 में किया है वो तो 1865 में मेंडल कर चुके हैं। इसे ही हम रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। यहाँ पर ये तीनों साइंटिस्ट ऑनेस्ट रहे। ये चाहते तो सारा श्रेय इन तीनों को मिलता, लेकिन इन्होंने मेंडल के किए गए एक्सपेरिमेंट को सबको बताया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जॉन ग्रेगोर मेंडल तो महान साइंटिस्ट थे ही, वो अपने समय से कहीं आगे थे, लेकिन ये तीनों साइंटिस्ट भी ऑनेस्ट और महान थे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। It is very important to understand the following technical terms to understand the laws of inheritance. मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। इन टेक्निकल टर्म्स को ही हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, वो वीडियोस सेपरेट तैयार हैं। इसी के साथ साथ उन दोनों वीडियोस को एक ही वीडियो में कंबाइंड वीडियो के रूप में भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल प्रपोज्ड सम इंपॉर्टेंट लॉज थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। Mendel proposed some important laws through hybridization experiments on garden pea, Pisum sativum, which are called Mendel's laws of inheritance. These laws are as follows: law of dominance, law of segregation or law of purity of gametes, and law of independent assortment. अब देखिए स्टूडेंट्स,
मेंडल ने गार्डन पी यानी पायसम सटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अपने आप में कोई एक रूल नहीं है, ये 3 रूल्स से मिलकर के बना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस वीडियो में हम इतना ही कंसल्ट करेंगे। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।